35 सालों में ये कहा जा रहा है कि ऐसी बाढ़ कभी नहीं देखी जो पंजाब ने इस साल देखी है। 500 mm बारिश अपने आप में बड़ी गंभीर स्थिति को दर्शाती है, लेकिन हिमाचल की भी स्थिति बहुत ज्यादा अलग नहीं है। हिमाचल प्रदेश वैसे ही पहाड़ी राज्य और यहाँ पर बारिश के साथ में बदलता मौसम जानलेवा नजर आता है। जून से लेकर अभी तक 3 सितंबर तक 1200 mm से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। मॉनसून सीजन में करीब 320 लोगों की मौत की खबर है, तो वहीं 23 फ्लैश फ्लड, 19 क्लाउड बर्स्ट, 16 भूस्खलन, 5000 करोड़ से ज्यादा लोगों को नुकसान होने की बात अभी तक कही गई है। 700 से ज्यादा सड़कें इसकी वजह से बंद करना पड़ा है और जैसा मैंने आपको बताया इसकी वजह से कई रास्ते तो प्रभावित हैं ही। और ये तो मैं आपको पहाड़ी राज्यों की बात कर रही थी, लेकिन अब अगर राजधानी दिल्ली की बात कर लें, एक बार फिर से राजधानी दिल्ली का ये इलाका देखिए जहां से यमुना नदी बहती है और उसके आसपास के इलाके पूरी तरह से डूब क्षेत्र में तब्दील हो गए हैं। मॉडल टाउन हो, सोनिया विहार, शास्त्री पार्क, निगम बोर्ड घाट, यमुना बैराज, यमुना बाजार, बाटला हाउस, मदनपुर खादर, जैतपुर, गीता कॉलोनी का इलाका, शास्त्री पार्क का इलाका और इसके अलावा कई और आसपास के इलाके वो सीधे सीधे इसकी वजह से प्रभावित है। ये वो प्रमुख राज्य हैं जो सीधा प्रभावित है, इसमें सोनिया विहार भी शामिल होता है। तो राजधानी दिल्ली हो, पंजाब हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर, इसको लेकर तो बाकायदा अब सुप्रीम कोर्ट ने इन राज्यों की स्थिति पर चिंता भी जाहिर की है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जनता कब तक जान गंवाती रहेगी। सवाल ये भी बार बार खड़ा होता है कि क्या हर साल का यही मंजर लोगों की अब एक तरह से नियति बन रही है कि भाई बारिशें होती हैं, इसको कभी नेचुरल डिजास्टर का नाम दे दिया जाता है, सरकारें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं, लेकिन उसके बाद में भी स्थिति कुछ नहीं होती। सवाल ये कि ये डिजास्टर नेचुरल है वाकई में या फिर ये सरकार की, प्रशासन की नाकामी है जिसका खामियाजा आम जनता भुगतती है। यही वो सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में जो खास मेहमानों का पैनल है वो जुड़ रहा है। आइए मैं आपको सबसे पहले जल्दी से मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में इस दौरान जुड़ रखे हैं आईएमडी के पूर्व एडीजी आनंद शर्मा जी, नवीन भटनागर पूर्व डीआईजी हैं एनडीआरएफ के, कविता अशोक जी हैं हमारे साथ में पर्यावरणविद, डॉक्टर राहुल शर्मा जी हमारे साथ पर्यावरणविद जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा में। लेकिन मैं सबसे पहले आनंद शर्मा जी आप ही से इस चर्चा की शुरुआत कर रही हूँ। जरा समझाने की कोशिश कीजिएगा आनंद सर कि आखिर ये जो परिस्थितियां हैं ऐसा तो नहीं है कि रातों रात बनती होंगी। हम सभी जानते हैं बाकायदा समय समय पर आईएमडी की तरफ से नोटिफिकेशंस जारी किए जाते हैं, अलर्ट जारी किए जाते हैं, वहां की जनता को भी बताया जाता है, प्रशासन को जानकारी दी जाती है, यानी कि तैयारियों का तो वक्त मिलता होगा। सर मौसम की कितने टाइम के पहले एक तरह से ये कहा जाए अलर्ट जारी किया जाता है? देखिए पहला जो है जो अलर्ट था वो तो इस बार ये था कि मानसून जो है सामान्य से जो है अधिक मानसून सीजन में सामान्य से अधिक वर्षा होगी। तो ये था, बिल्कुल नेचुरली तैयारी होनी चाहिए आपकी और वो देखने को मिल भी रहा है। अगस्त में देखिए पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में सामान्य से कहीं 40% से लेके 60% तक सामान्य से ज्यादा वर्षा मिली है। उसके अलावा जो है समय समय पर आईएमडी की तरफ से रेड अलर्ट जारी किए गए हैं, घोषित किए गए हैं, चाहे वो हिमाचल हो, जम्मू हो, उत्तराखंड हो या दिल्ली हो या पंजाब, हरियाणा, इन सभी के लिए समय समय पर ये वो भी शुरू किया गया है। मतलब हाँ, कई बार ये होता है कि जो बादल फटना है, जो आपने आंकड़े दिखाए वो सारे बादल फटने के नहीं, वो या तो कोई मंत्री ने कहा या किसी डीएम ने कहा या किसी पत्रकार ने कहा। जब तक मौसम विभाग नहीं कहता है जब तक वो क्लाउड बर्स्ट नहीं है। इसलिए बहुत सारे जो क्लाउड बर्स्ट है वो मीडिया में आ जा रहे हैं और वहां से वो विकिपीडिया में चले जाएंगे और विकिपीडिया से लोग उस पर रिसर्च करके पेपर भी लिख देंगे। तो ये ऑथेंटिक न्यूज सिर्फ आईएमडी देता है और बहुत सारे जो क्लाउड बर्स्ट, जिनको क्लाउड बर्स्ट बोला गया, वो क्लाउड बर्स्ट नहीं थे। ये हमारा डेटा दिखाता है आईएमडी का। अब आई बात प्रॉब्लम पर, ध्यान रख लीजिए ये सब हैजार्ड्स हैं और ये नेचुरल हैजार्ड्स, ये मैन मेड हैजार्ड नहीं, नेचुरल हैजार्ड। मतलब ये ज्यादा बारिश, भारी बारिश, बहुत भारी या अत्यधिक भारी बारिश या कभी कभी बादल फटना या बहुत हाई इंटेंसिटी का रेन का होना, बाढ़, भूस्खलन, ये सब नेचुरल हैजार्ड्स हैं। मगर ये डिजास्टर क्यों बनते हैं, उसके पीछे है हम लोगों की लापरवाही, एनक्रोचमेंट, अनप्लान्ड डेवलपमेंट, कि नदी में घुसकर जो फ्लड प्लेन है उसमें अब कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। दिल्ली का एग्जांपल लीजिए, मैं एक सरकार को नहीं कह रहा, लगातार दूसरी सरकार को, जब आपके एशिया की गेम्स हुए थे, जितने स्टेडियम बने, जितने भी चीजें बनी वो सारी की सारी नदी में बनी।
वो यमुना का फ्लड प्लेन है। हम्म, और याद करिए कि आप यमुना जो 1870-80 में लाल किले को टच करती थी, अब आप बताइए आज कहाँ पर है यमुना। ओ, वो जितना का बाकी का इलाका है, और उस समय भी बाढ़ें आती थी, लाल यदि किले आप से तो हिस्ट्री अब पढ़िए। बहुत दूर दूर तक नजर नहीं आती सर। जी, तो बिल्कुल वही है ना, वो बाकी का जितना भी एरिया है वो सारा जो है फ्लड प्लेन है यमुना का, और वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, वहां पे वेजिटेशन होनी चाहिए, ग्रीनरी होनी चाहिए, जिससे कि यदि कोई बाढ़ आए भी आई तो किसी को नुकसान नहीं होगा। मगर यहाँ सब में, चाहे वो सरकार हो, चाहे अन्य आम लोग हों, जिनके पास पैसा नहीं है तो वो जाते हैं और किसी को घूस खिलाकर वहाँ नदी के फ्लड प्लेन में जमीन मकान बना लेते हैं, और जब बाढ़ आती है, नुकसान होता है, तो फिर उनको मुआवजा चाहिए। किस बात का मुआवजा? वो तो जमीन आपकी है ही नहीं। सही और बात किसने उनको बिजली के कनेक्शन दिए, किसने उनको वाटर का कनेक्शन दिया, किसने उनका राशन कार्ड बनवाया? तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी इलीगल हैं, और इसके चलते ही जो है, जब ये इस तरह की बाढ़ आती है तो नुकसान होता है। और ये मैं आपको बता दूं, मैं खुद यहाँ पे, मेरा जब मैं आईएमडी में था तो मैं फ्लड मेट ऑफिस का हेड था। मेरा जी। काम था कि दिल्ली गवर्नमेंट को, सेंट्रल वाटर कमीशन को बताना कितनी वर्षा होने वाली है, अच्छा। और कैचमेंट हमको मालूम है, तो एरिया इनटू डेप्थ जो है वॉल्यूम आ जाता है, हमें मालूम पड़ जाता है इतने लाख क्यूसेक पानी आ रहा है, या हथिनी बराज से इतना पानी छोड़ा गया है, और हमें ये मालूम है वो 40 से 48 घंटे में दिल्ली अच्छा पहुंचता है। आनंद सर, क्योंकि आपने अब बैराज से पानी छोड़ने की बात कही, मैं बाकी गेस्ट का रुख करूं, लेकिन इस बात को जरा समझाइए। अक्सर जब भी दिल्ली में अगर पानी ओवरफ्लो होता है, यमुना में पानी आता है, या फिर बाढ़ जैसी स्थिति होती है, तो अक्सर यही एक दावा किया जाता है, भाई ये तो नेचुरल डिजास्टर है, या बैराज से पानी छोड़ दिया गया इस वजह से दिल्ली में बाढ़ आ गई है, या दूसरे राज्यों से पानी छोड़ा जा रहा है। पहले भी तो ऐसी ही परिस्थिति होती होगी। नहीं, बिल्कुल होती है। देखिए, पहली बात तो ध्यान रख लीजिए, यमुना में जो फ्लड आता है वो दिल्ली की वर्षा से नहीं आता है। इसका नदी का कैचमेंट जो है वो हिमाचल और उत्तराखंड जो बॉर्डर है उस पे, वहां पे ये फ्लो करती है, टॉन्स नदी और अन्य नदी, और बाद में नीचे आके यमुना बनती है। तो जो हिमाचल और उत्तराखंड का जो कैचमेंट है उसमें पीछे आपको 21 से 27, और उसके बाद भी करीब करीब 1 तक, मान लीजिए 1 सितंबर तक जबरदस्त बारिश हो रही थी, और ये मालूम था कि वो पानी वहां से आ रहा है। एक दूसरी, डैम फुल हो चुके हैं आपके, तो डैम से भी पानी रिलीज किया जा रहा है, तो वो सारा पानी आ रहा है। और बैराज में भी नेचुरली लिमिट है, तो वहां से भी आप छोड़ेंगे, नॉर्मली आप छोड़ते हैं, वेस्टर्न यमुना कैनाल और ईस्टर्न यमुना कैनाल के लिए भी पानी छोड़ते हैं। पर ये स्थिति तो ये हो गई थी, वर्षा बहुत ज्यादा हो रही है, डैम्स आपके फुल हो चुके हैं। और जो पंजाब में प्रॉब्लम है वो इसलिए तो है, उन्होंने पानी पहले छोड़ा नहीं, और जब ऐसा लगा कि डैम अब टूट जाएगा या ओवरफ्लो करने लगा था, तो उन्होंने वहां से भी पानी छोड़ दिया। तो पहली स्थिति खराब थी, उस और ज्यादा खराब हो गई। तो ये ध्यान रखना है हमें, और ये इस पे बेहतर कोऑर्डिनेशन चाहिए। पर आप कोऑर्डिनेशन जितना मर्जी कर लीजिए, इसकी प्रेडिक्शन थी कि दिल्ली में फ्लड आने वाला है। दिल्ली में जो है 205.33 मीटर जो है वो उसका डेंजर लेवल है, और हमें मालूम था ये डेंजर लेवल से क्रॉस करेगा, और इसके बारे में जानकारी दी गई थी। पर प्रॉब्लम ये है कि वहां तो लोग बसे हुए हैं, आज की डेट में लोगों ने घर बनाए हुए हैं, वहां पर सरकारों ने, हम कहते हैं, स्टेडियम बनाए और अन्य बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं, सड़कें बनाई हुई हैं, तो वो सारी जो है अनप्लैंड हैं। और सबसे बड़े की बात है, आपके पास टोपोग्राफिक शीट होती है सर्वे ऑफ इंडिया की, उससे मालूम कर सकते हैं आप कि कौन सी जमीन जो है एनक्रोच की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए वो टोपो शीट खुलवाए और देखे कि कौन सी एनक्रोच जमीन है, उसको हटवाए वहां से। सक्सेसिव ये लोग कर रहे हैं, और वहां सिर्फ वेजिटेशन होनी चाहिए। और ये ध्यान रख लीजिए, नदी नाले इन सबकी मेमोरी होती है, और ये अपनी जमीनें दोबारा से वापस लौट के लेंगे। आप जितने भी कंस्ट्रक्शन कर लीजिए वो सब बर्बाद हो जाएगी। तो यही स्थिति हिमाचल में, यही उत्तराखंड में, ये बात आप आनंद सर बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन कविता अशोक जी, मैं इसी बात को आपकी तरफ कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि लगातार ऐसी तमाम कई रिपोर्ट सामने आई हैं, खासतौर से राजधानी दिल्ली को लेकर। मैं बाकी राज्यों की तो बात करूँ, लेकिन राजधानी अगर दिल्ली की बात करूँ तो उसमें यही बात बार बार कही गई है कि दिल्ली बहुत खतरे के मुहाने पर है। सिर्फ यमुना नदी को लेकर नहीं, अगर खासतौर से उत्तराखंड में भी कभी अगर पानी ओवरफ्लो हुआ तो वहां का टिहरी डैम पूरा का पूरा दिल्ली को सफाचट कर सकता है, और उसमें वहां की जरूरत नहीं है। जिस तरह से यहाँ की कंस्ट्रक्शन लोगों ने कर रखे हैं, अपने आप में सर्वनाश करने के लिए ये परिस्थिति काफी है। देखिए, नेचुरल कैलामिटी है, मैं मानती हूँ जो बाढ़ आई है, मगर मानव का बहुत बड़ा हाथ है। मैं एज एन एनवायरमेंटलिस्ट ये एम्फसाइज करना चाहती हूँ कि जो मैन मेड फैक्टर्स हैं उनका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। हम केवल इस बात को ये कहकर नहीं टाल सकते कि फ्लड तो आता ही है और लैंडस्लाइड तो होता ही है, माना मैंने आता है, मगर अगर हमारे पास ऐसे टूल्स हैं, ऐसी हमारी टेक्नोलॉजी है जो हम पता कर सकते हैं, जैसे कि फ्लड आने वाला है, लैंडस्लाइड का अंदेशा है, ट्रेमर्स आने वाले हैं, अर्थक्वेक आने वाला है ना, हमारे पास ऐसे टूल्स हैं। आज हमारे पास इतनी डेवलपमेंट है साइंस की, तो क्यों नहीं प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते
और उसमें प्रिवेंटिव मेजर्स में सबसे पहले तो ये होगा कि जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, जो पेड़ कट रहे हैं, जैसे भी चर्चा हो रही थी कि जमीनें साफ होकर के वहां सेटलमेंट्स हो रहे हैं, चाहे ऑथराइज्ड हैं चाहे अनऑथराइज्ड हैं, आप पूरी पृथ्वी के जो की मिट्टी को आप ढीला कर रहे हो, पकड़ने को पेड़ की जड़ें नहीं है। देखिए, सुनने में ये बात हल्की लग सकती है, मगर जो इसका पूरा टोटल इम्पैक्ट आता है ना, तब पता चलता है कि जब पानी आया, जब बाढ़ आई, जब नदी का पानी छूटा ऊपर से, या तो कंट्रोल हमारा कुछ भी नहीं है। मतलब जो नुकसान कम होना था वो भी इतना ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ना हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं मानती हूँ कि नालियां, सीवेज, वो देखिए, वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इस समय जो है अच्छा होते हुए भी बाढ़ आ जाती है, तो हमारा तो वैसे ही मैं समझती हूँ कि काफी हमें उसमें अभी काम करने की जरूरत है। दूसरी बात है कि लोग उन्नति के नाम पर पहाड़ कट रहे हैं, टनल बनती है, मैं चलो सही है, प्रगति हो रही है, विकास हो रहा है, मगर प्रकृति से आप इतनी छेड़छाड़ करोगे तो कभी तो वो पलट के जवाब देगी। जैसे अभी रावी ने हमें जवाब दिया, जिस हिसाब से पानी आ रहा है, तो कंट्रोल में बिल्कुल कुछ भी नहीं है इस वक्त। और हमने देखा है, खासतौर से उत्तराखंड की बात हो, रिसेंटली हमने एक बहुत बड़े क्लाउड बर्स्ट के रूप में एक हिस्सा देखा था कि उसमें पूरा का पूरा गांव बह गया, और वो स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह है। अभी भी कई लोग लापता हैं। ये अपने आप में बहुत गंभीर स्थिति को दर्शाती है। मैं नवीन भटनागर सर का रुख करना चाहूँगी। सर, एनडीआरएफ के पूर्व डीआईजी रखे हैं, बड़ी जिम्मेदारियाँ, कई ऑपरेशंस को उन्होंने देखा है, लीड किया है, उसका हिस्सा बने हैं। नवीन सर, हम देखते हैं खासतौर से खासतौर से हम देखते हैं जो क्लाइमेट परिस्थितियां इस तरह की होती हैं, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा भयावह हो जाती हैं। ऐसे में एनडीआरएफ की या फिर जो ऐसे तमाम सुरक्षा बल हैं, उनकी भूमिका किस तरह से होती है रेस्क्यू के तौर पर? बिल्कुल, आपने सही सवाल सही समय पर उठाया। एक्चुअली क्या है, मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, एक्चुअली क्या है, ये बाढ़ क्या है जी। ये की डेफिनेशन है अनकंट्रोल्ड फ्लो ऑफ वाटर। अच्छा। अगर हम मान लीजिए फ्लो ऑफ वाटर को कंट्रोल कर पाएंगे तो ये बाढ़ का तो नौबत ही नहीं आएगी। इसके लिए बहुत से टूल हैं जो हम पानी, ये अमृत है हमारे लिए, लेकिन उसको हम लोगों ने अनऑथराइज तरीके से डिस्टर्ब कर दिया है, जिसका नतीजा ये है कि जो आप या हम अभी देख रहे हैं। ये हमारे पूर्व प्रवक्ता जो थे अपने आईएमडी के, उन्होंने इतना बढ़िया बताया है और पूरी डिटेल में बताया है, क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं मेरी तरह। मैं भी जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं आपको बता दूं कि इस पे कोई घबराने की बात नहीं है। एनडीआरएफ ने शुरू से ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन में महारत हासिल की हुई है, और हम लोगों ने उड़ीसा में हमारी बटालियन तैनात थी, वहां से महाराष्ट्र कोस्टल एरिया में टोटल लोगों को ट्रेनिंग दी और इसके लिए पूरा तैयारी करवाई है, और वही रेस्ट ऑफ द इंडिया में भी हम लोग करवाते रहते हैं। तो एनडीआरएफ का जहां सवाल है या एसडीआरएफ का सवाल है, तो उसके अंदर सबको ट्रेनिंग देके परफेक्ट किया गया है, और ऐसी कंडीशन में क्या करना है वो हम लोगों को टाइम टू टाइम बताते हैं। मैं आपको बताऊं, आज से 2 साल पहले एनडीएमए ने एक ऐप लॉन्च किया था, वार्निंग ऐप। तो वो मुझे नहीं पता किस वजह से रोक दिया गया है, क्यों नहीं दिया। अगर ये ऐप लागू होता, क्योंकि एनडीएमए से ये आईएमडी से डायरेक्ट लिंक होता है, और जैसे ही पता लगता है हमारे कंट्रोल रूम से, सारे लोगों को जो इफेक्टेड एरिया है वहां अलर्ट वार्निंग आ जाती है, और उसके होने से क्या होता है, लोग अलर्ट होके अपना सेफ साइड पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से ये नुकसान जो है कम से कम होता है। और टचवुड ज्यादा ह्यूमन लॉस नहीं हुआ है, लेकिन प्रॉपर्टी और बाकी चीजें डैमेज हुई है। जैसे आपके आईएमडी वाले प्रवक्ता ने बताया, लोगों ने इतनी अनऑथराइज्ड, यानी आपके जमुना बेड के अंदर इतनी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन किया है, और उसको लोगों ने लीगल कर दिया है। बताइए साहब, हद होती है। आपने जमुना बेड पे अपना किया, जमुना को तो अपना रास्ता चाहिए। दूसरा, इतनी सिल्ट है वहां पर पूरी डैम के अंदर, पूरे जमुना बेड में और जमुना के रास्ते में, अगर ये टाइम रहते पूरी सिल्ट साफ करवा दी जाती। गहराई बढ़ाइए ना, आपने गहराई बढ़ाई नहीं है। अब पानी तो आएगा अपने फुल स्विंग में, तो वो दाएं बाएं जाएगा, और जिसका नतीजा ये जो हम लोग यहाँ आज की तारीख में डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल तो इससे सर, कुछ नहीं होने जा रहा। इसके लिए आपको कंस्ट्रक्टिव वे में, कंक्रीट मेथड्स
इस्तेमाल और करने सर, पड़ेंगे। और इस पर चर्चा तो हर बार होती है और बाकायदा इसको लेकर प्लानिंग भी की जाती है, लेकिन अब कंस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा लगातार बढ़ रहा है कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर राहुल शर्मा जी, अब जिस तरह से हम पिछले कुछ वक्त से लगातार क्लाइमेट चेंज की बात देखते रहे हैं, अब देखा जाए ये अनएक्सपेक्टेड हैवी रेनफॉल, क्योंकि अब सितंबर की शुरुआत हो चुकी है। अमूमन हम देखते हैं कि जो बहुत हैवी या सीवियर, हैवी टू हैवी अगर हम रेनफॉल की कंडीशन देखते हैं राजधानी दिल्ली में भी, तो वो सितंबर की इस दौर में इस तरह की बारिश नहीं देखी जाती। कहा जा रहा है कि भाई पंजाब में तो 37 सालों का रिकॉर्ड टूट गया, हिमाचल में भी इस तरह से अभी तक 1200 mm से ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है। तो क्या ये एक तरह से किसी क्लाइमेट चेंज की का वार्निंग है, ये एक तरह से साइन है, कैसे इसको कैसे समझना चाहिए हमें? सर जी, सर प्लीज अनम्यूट कर लीजिएगा अपना ऑडियो। आई थिंक क्लाइमेट चेंज इज डेफिनेटली देयर, बट उस क्लाइमेट चेंज में जो सबसे बड़ा हाथ है वो हम ह्यूमंस का ही है, जो हमारी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन चल रही है, जिस हिसाब से जंगल गायब हो रहे हैं, जिस हिसाब से हर एरिया ओवरलोडेड हो गया। आप पहाड़ों पे देखिए, इतनी कैलेमिटीज पहले कभी नहीं आती थी जितने अब आ गई हैं, क्योंकि जितनी नई कंस्ट्रक्शन हो रही है वो सब पेड़ों को हटाकर की जा रही है। इवन दिल्ली के लिए अगर हम देखें तो डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है, लेकिन यमुना के आसपास का एरिया जो ओवरलोडेड है, जहां कॉम्पनसेशन के लिए, पानी कॉम्पनसेट करने के लिए स्पेस ही नहीं बचा है, तो वो स्पेस लोगों के घरों में चला जा रहा है, जिससे बाढ़ की स्थिति पैदा हो जा रही है। इसके अलावा इसके बहुत सारे दूरगामी प्रभाव भी आ रहे हैं, जिसमें ह्यूमन हेल्थ बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रही है। इट इज नॉट द एक्यूट लॉस, जो अभी लॉस हो रहा है ह्यूमन हेल्थ का, वो तो है ही, साथ के साथ लोगों में बीमारियों का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। वो भी एक पार्ट है क्लाइमेट चेंज का, जिसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दूरगामी प्रभाव छोड़ रही हैं हमारे ऊपर। सर, लेकिन हम देखते हैं जैसे हिमाचल या उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं, और वहाँ पर स्थिति ये है कि क्लाउड बर्स्ट की वजह से, मैं वही एक एग्जांपल दे रही थी, हाल ही में हमने देखा था धराली में पूरा का पूरा गांव बह गया, और सिर्फ वही नहीं, हर बार और ऊंचाई पर भी इसी तरह की परेशानियां नजर आती हैं, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो या फिर उत्तराखंड हो। ये क्लाउड बर्स्ट भी पिछले कुछ वक्त से बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो क्या इनका भी कोई स्पेसिफिक रीजन होता है? जी, क्लाउड बर्स्ट बहुत ज्यादा नहीं हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो क्लाउड बर्स्ट पहले भी हुआ करते थे। इट इज जस्ट कि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई है, ह्यूमन लॉस होता है तो हम लोगों के नोटिस में आता है। अगर यही क्लाउड बर्स्ट जंगल में होता था तो हमें पता नहीं चलता था। दूसरा, डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज की वजह से मॉनसून का जो सीजन है वो बढ़ गया है, गर्मियां बहुत ज्यादा सीवियर होने लगी हैं, ठंड बहुत ज्यादा होने लगी है, वाटर लेवल्स बढ़ गए हैं, तो ये सब जो इफेक्ट कर रही है। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो पॉपुलेशन की है, जो हर जगह इंक्रोच कर गई है, और जहां भी क्लाउड बर्स्ट होता है, ह्यूमन लॉस होता है, लॉस टू प्रॉपर्टी होता है, हम सब लोग उसे नोटिस करते हैं। बट अगर आप 20 साल पहले देखें, यही क्लाउड बर्स्ट अगर किसी पहाड़ पे हो रहे हैं जिसके आजू बाजू कोई नहीं और पहाड़ ढह भी गया, तो उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।